नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश में लगातार ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बाद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और सूबे की सरकार बेशक कुछ भी दावे करती हो, लेकिन यूपी में महिलाएं कितनी डरी सहमी हैं, इसकी गवाही खुद महिलाओं के साथ घट रही घटनाओं की तस्वीर दे रही है। पिछले 24 घंटों में अलग अलग जिलों में महिलाओं पर अत्याचार की कई तस्वीरें सामने आई। चित्रकूट में गैंगरेप पीड़िता दुनिया से विदा हो गई। गैंगरेप के बाद 15 साल की दलित लड़की ने अपने घर के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रतापगढ़ में छेड़खानी से आहत होकर युवती ने कुएं में कूदकर जान दे दी। घटना से आक्रोशित किशोरी के परिजनों ने 3 घंटे तक पुलिस को शव नहीं खाने दिया। वहीं हाथरस के गांव गोपालपुरवा भूतपुरा में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। रायबरेली में ढोंगी बाबा ने झाड़ फूंक कराने आई महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। बचाव करने गई पहुंची ननद से भी छेड़छाड़ की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में 15 साल की नाबालिग के साथ हैवानियत की गई। सूबे में महिलाओं पर और बच्चियों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर सूबे के मुखिया काफी सख्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनाओं को संज्ञान लेकर निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े अपराधों में तत्काल कार्रवाई की जाए और इस प्रकार के अपराधों के मामलों में वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौका मुआयना करें, पीड़ित परिवारों की देखभाल करें और उन्हें तत्काल सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जहां सुरक्षा की आवश्यकता हो वहां तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में है कि आखिर क्यों महिलाएं महफूज नहीं है। कहीं पे गुंडों से परेशान होकर आत्महत्याएं की जा रही हैं, कहीं पे गैंगरेप किया जा रहा है, कहीं पे उत्पीड़न किया जा रहा है। तो आखिर महिला सुरक्षा के नाम पे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो दावे कागजों में, फाइलों में ही गुलाबी नजर आते हैं। हकीकत यह है कि जमीन पे उनके पन्ने बेहद काले हैं। बिल्कुल, और इसी को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल हम लगातार देख रहे हैं कि नवरात्र से मिशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति की शुरुआत होने जा रही है। ऑपरेशन दुराचारी से पहले शुरू किया गया था ताकि जो अपराध करने वाले अपराधी होंगे उनके पोस्टर जो हैं वो चौराहों पर लगाए जाएं। लेकिन क्या कठोर कानूनों के जरिए ये दुष्कर्म जैसे अपराध रोके जा सकते हैं? ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो सरकार के सामने, प्रशासन के सामने खड़े हुए हैं। सरकार द्वारा तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद जो प्रशासन है वो उतनी मुस्तैदी के साथ काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ जो गैंगरेप पीड़िता हैं वो जीना नहीं चाहती हैं, वो अपनी खुद आत्महत्या कर रही हैं, अपने आप किल रही हैं। आखिर ये कितना उत्तम प्रदेश है? उत्तम प्रदेश की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी उत्तम प्रदेश बनता नजर नहीं आ रहा है जरा सा भी। और ये जो इस तरह की घटनाएं काजोल हो रही हैं वो जाहिर सी बात है कि सिस्टम पे नहीं रहा। मुझे लगता है कि सुनवाई उन महिलाओं की नहीं होगी। में जाएंगे वहां पे शिकायत दर्ज नहीं होगी, वहां पे कार्रवाई ठीक से नहीं होगी। कई जगह डर गुंडों का वो दिखाई देता है। तो सवाल यही है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात हो, चाहे ऑपरेशन दुराचारी चलाने की बात हो, उनका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर 24 घंटे में ही अलग अलग हिस्सों से इतनी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डरावनी हैं, जो सोचने पे मजबूर करती हैं, तो बाकी जगहों का हालात क्या होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल राजेश, और ये जो आज हम जगह के नाम ले रहे हैं सिर्फ आज के मामले हैं, रोजाना के मामले नहीं है, सिर्फ आज के मामले हैं। इतनी कोशिशों के बावजूद भी आज इतने सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस हाथरस की बेटी के लिए लगातार इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, उसी हाथरस में एक 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी होती है और इतनी ज्यादा विभत्स स्थिति हो गई है कि जो महिलाएं हैं वो डरी सहमी रहती हैं। उन्हें डर लगता है क्योंकि पहले उनके साथ गैंगरेप किया जाता है, उसके बाद उन्हें डराया धमकाया जाता है, उनके परिवार को डराया धमकाया जाता है। आखिर कब तक होता रहेगा? तमाम जो चीजें वो चाहे वो कानून बनाने को लेकर हो, चाहे वो पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करनी हो, ऑपरेशन दुराचारी हो, मिशन शक्ति हो, ऑपरेशन शक्ति हो, नारियों को सशक्त बनाने की कोशिश हो रही है। सशक्त वो बनेंगी जब तक वो महफूज रहेंगी। जब वो महफूज ही नहीं रहेंगी तो सशक्त कैसे बनेंगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश हम आगे 1 घंटे करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ बैठेगा जल्द ही। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये जो ग्राफिक्स के माध्यम से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो जगह है और ये वो अत्याचार है जो महिलाओं पर हो रहे हैं। अत्याचार बंद होगा, ऐसे तमाम सवाल हैं। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर तमाम ऐसे सवाल हैं कि महिलाओं पर अत्याचार की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? देखिए राजेश, लगातार हम बात तो कर रहे हैं और हम कई दिनों से मुहिम भी चला रहे हैं कि महिलाओं को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, हाथरस की बेटी है उसे भी इंसाफ मिले। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर आई है झांसी से जो पूरी तरह से झकझोर रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ठेका ले रही है पुलिस, महिलाओं की सुरक्षा करने का दावा जो करती है, वो महिला पुलिसकर्मी सिविल में एक महिला को मारती हुई नजर आ रही है जो वहां पर फरियादी पहुंची थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं राजेश क्या स्थिति है।
बिल्कुल, और जब रक्षा की भक्षक बन जाए तब इंसान करे भी क्या, ये एक कई सवाल हैं। और महिला रक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसपे मुझे याद है जब ये चुनाव हुआ था तो खूब इस पे सियासत हुई थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, दावे किए गए थे बड़े बड़े, महिला सुरक्षा को लेकर चुनाव लड़ा भी गया, जीता भी गया। उसके बाद अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री की मंशा साफ है कि अपराध पे लगाम लगाना है, उसके लिए कदम भी उठाए गए, लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक नाकामियां हैं वो सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं सिस्टम को सवालों के घेरे में लाती हैं। हाथरस कांड हमने देखा, बलरामपुर हमने देखा, आजमगढ़ देखा, और सिर्फ शहर बदल रहे हैं, जगहें बदल रही हैं, नाम बदल रहे हैं, पीड़िताएं बदल रही हैं, लेकिन हालात नहीं बदल रहे। हालात जस के तस बने हुए हैं। सवाल यही है कि आखिर यूपी में महिलाएं सुरक्षित कब होंगी, क्योंकि दिन के उजाले में भी यहां पे वारदातें हो रही हैं। कहीं अपहरण हो जाता है, कहीं पे रेप जैसी वारदात हो रही है, और कहीं पे कोई दूसरा उत्पीड़न किया जा रहा है। सवाल यही कि जो दावे किए जाते हैं क्या वो सिर्फ किताबों में ही होंगे, क्या वो सिर्फ दावों में ही होंगे, क्या वो सिर्फ कागजों में ही होंगे, या जमीन पे भी कुछ दिखाई देगा? क्योंकि जमीन पर स्थिति बहुत ज्यादा बदतर होती जा रही है महिलाओं के लिए, क्योंकि आज हमने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है, चाहे वो प्रतापगढ़ की घटना हो, चित्रकूट की घटना हो, इन पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस प्रश्न को हर वक्त महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलर्ट रहना चाहिए। 109 जैसे कॉल करके महिलाएं जो है सुविधाएं ले सकती हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड जो कि कहीं दिखाई नहीं देता। राजेश, हम भी दिल्ली से नोएडा आते हैं नौकरी करने के लिए, नोएडा में कहीं भी एंटी रोमियो स्क्वाड दिखाई नहीं देता है। देखिए, सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन प्रशासन पर शायद उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसी वजह से इस तरह की तस्वीरें जो है सामने आ रही है। जब तक प्रशासन पूरी तरह से सशक्त नहीं होगा, पूरी तरह से अलर्ट नहीं होगा, ये मामले ऐसे ही जस के तस बने रहेंगे। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है, इस आरोप पर प्रत्यारोप जो है सरकार का आता है। सरकार काम भी कर रही है। आने वाले दिनों में नवरात्र शुरू हो रहे हैं, नवरात्र में मिशन शक्ति शुरू होगा, जो कि अगले साल अप्रैल में जो चैत्र के नवरात्रि होते हैं तब तक चलेगा। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं राजेश की इतनी लंबी एक प्रक्रिया चलने वाली है, लेकिन उसके बाद भी डर जो है ऐसे दरिंदों में नहीं है, क्योंकि शायद जो मानसिकता है उसकी भी बहुत कमी है। बिल्कुल, और इसमें कहीं ना कहीं कई सवाल भी उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल भी है, हमारे साथ सावित्री चौधरी हैं, सामाजिक करते हैं, प्रियंका गुप्ता है, प्रवक्ता कांग्रेस, इसके अलावा महेश कुमार मिश्रा है, पूर्व आईपीएस है, शिल्पी चौधरी है, समाजवादी पार्टी से, अमित त्रिपाठी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अमित, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। दावे में उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन हकीकत क्या है वो पिछले कई दिनों से रोजाना सामने आ रही है। अब 24 घंटे के भीतर ही कई ऐसे मामले हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से कहें दावे बड़े बड़े नहीं, काम भी जमीन पर भी। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आज जिस तरीके से ये घटनाएं हो गई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक भी घटना होती है तो हमारे लिए, हमारे सम्मान के लिए ठेस पहुंचने वाला काम है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, जब से हमारी सरकार में आई है तब से, चाहे हम चुनाव की बात करेंगे तो चाहे 10-90 की व्यवस्था को और अच्छा करने की बात हो, चाहे फिर डायल 100 को 112 करके उसको 45 मिनट से घटा 10 मिनट उसका रेशियो टाइम रखा गया हो, या फिर चाहे आप देखिए के तहत जो अपराधी हैं या जो इस तरीके की मानसिकता रखते उनके पोस्टर लगाने की बात हो। कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये हमारे लिए आत्मचिंतन का विषय है और हमारी सरकार उस पर गहन चिंतन कर, खुद जानते हैं मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार है जो महिलाओं के लिए यहाँ पर उनको न्याय दिलाने के 18 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए हैं जो किसी और राज्य ने नहीं किए हैं। मैं बिल्कुल इस तरीके से, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आपसे कि आज ये सरकार तो रोकेगी, सरकार तो सजा देने का करेंगे, लेकिन आज इस मुहिम में समाज को भी आगे आना पड़ेगा। समाज की मानसिकता वक्त से बदतर होती जा रही है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। अमित त्रिपाठी, मिलकर अमित त्रिपाठी एक सेकंड। प्रतापगढ़ में छेड़खानी से आहत किशोरी ने जान दे दी, चित्रकूट में गैंगरेप पीड़िता ने फांसी लगा ली, हाथरस में मासूम के साथ हैवानियत हुई, रायबरेली में महिला से दुष्कर्म का प्रयास हुआ। यह सब हो रहा है रोजाना, एक ही दिन में कई बार, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। देखिए अनुज जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि बिल्कुल घटना होनी चाहिए, लेकिन हम अगर एक घटना हो गई तो सरकार का काम है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो हमारी सरकार करने का काम करेंगे और जो भी पुलिस अधिकारी अगर इसमें लापरवाही करते पाए जा रहे हैं तो उनको भी हमारी सरकार बख्शने का काम नहीं कर रही, उनको भी दंडित करने का काम कर रही है। मैं फिर विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बिल्कुल साफ
उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। अपराध मुक्त के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सराहनीय। चाहे आप महिलाओं के लिए कोविड-19 के लिए 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय निर्णय एवं 81 अपर सत्र क्रियाशील किए गए। ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पर इतनी संवेदनशीलता के साथ मुद्दों को रखा जा रहा है। हर एक के साथ महिलाओं की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल सरकार प्रतिबद्ध है। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे और भी ज्यादा जो सुधार है, जहां पर भी गड़बड़ियां हैं उनको भी सुधारने का काम करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा, आज प्रमाण है, आज पिछले सरकारों से अच्छे रेशियो हमारी सरकार में है और पिछली सरकारों से हमारी जो रेशियो वो भी कम हुआ। लेकिन हम वचन देते हैं, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, आने वाले समय में एक भी बलात्कार या एक भी घटना हमारे उत्तर प्रदेश में ना हो, इसकी भी चिंता हम लगातार करेंगे। शिल्पी चौधरी, सरकार चिंतित है, जो घटनाएं हो रही हैं कार्रवाई की जाएगी उस पर, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं इस पे। कार्रवाई कर तो रहे हैं, देखिए 100 को 112 कर दिया है, कह रहे हैं 10-90 को अच्छा कर दिया है। अगर 10-90 को इन्होंने अच्छा कर दिया तो रायबरेली की घटना कैसे आपके सामने आ रही है? एक दिन में 5-5, 6-6, 8-8 घटनाएं खुद मीडिया रिपोर्ट कर रही है, कह रहे हैं कि हम पुलिस को दंडित करेंगे। इनके बस का इस समय कुछ भी नहीं है। क्या करना चाह रहे हैं इनको ये भी नहीं पता है। परिवारों को न्याय नहीं मिल रहा। कल एक महिला ने विधानसभा में भाजपा कार्यालय के सामने, विधानसभा के सामने आग लगा ली। पूछिए ना कि क्यों महिलाएं अपने आप को आग लगा रही हैं, क्यों महिलाएं मरना चाह रही हैं? क्या करेंगी महिलाएं उत्तर प्रदेश में जब सरकार उनको सुरक्षा देने में समर्थ ही नहीं है? पुलिस इतना दुर्व्यवहार कर रही है। कल पूरे दिन हजरतगंज चौराहे पे पुलिस ने एक रोक कर उसकी पूरी तलाशी ली है। ये हाल हो गया है, कार्टूनों की तरह व्यवहार कर रही है इनकी पुलिस। या तो वो एकदम कार्टून हो जाती है या वो एकदम जिंदगी पे उतारू हो जाती है। और ये कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अमित टिप्पणी करें आप समझ में नहीं। हाँ, अमित त्रिपाठी। देखिए अनुज जी, मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल इन्होंने कल की घटना का जिक्र किया, लेकिन इनको पूरी बात बतानी चाहिए थी। वो जो घटना थी वो किस वजह से हुई, उसके पीछे की मंशा क्या थी? एक ब्राह्मण लड़की को करने के लिए विधानसभा के सामने घटना हुई, आपकी पुलिस तमाशा देख रही थी, आपकी पुलिस तमाशा देख रही थी कि महिला ने अपने आप को आग लगा ली। आपकी पुलिस क्या कर रही है? आप क्या जब मुख्यमंत्री और आपकी सिक्योरिटी देखती रह गई और आप कह रहे हैं उसके पीछे क्या हुआ? उसके पीछे छोड़ दीजिए, वहाँ कोई आतंकवादी हमला हो जाएगा तब आप अनुज जी इनसे पूछिए जो मुख्यमंत्री आवास के बगल में छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था, क्या उसका खुलासा भी इनकी सरकार कर पाई थी? उस छात्रा को न्याय दिला पाई थी? हुआ इनको किसी चीज की जानकारी थी? अरे हमारी सरकार अपनी चिंता करिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार पूरी तरीके से चिंतित है। आपको सिर्फ अपराध उत्तर प्रदेश में दिखता है, वो भी एक सेकंड आप दोनों बोलेंगे तो कुछ ना तो दर्शकों को समझ आएगा ना हम समझ पाएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। एक करके बोले। प्रियंका, मैं आपके पास आऊंगा। आप ये बताएं कि जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, चूंकि लगातार सियासत अपनी जगह है, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उस पर सवाल उठना लाजमी है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात की जाती है, लेकिन जिस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है वो उत्तम कैसे बनेगा? देखिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ पिछले कुछ महीनों से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो चरम पर है। और उसके साथ में देखिए कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो घर में घुस के तीन बहनों पर तेजाब डाल देते हैं। आप देखें कि हमारी जो सरकार है और हमारा जो प्रशासन है वो इतना संवेदनहीन हो चुका है कि झांसी की घटना आप देखिए कि किस तरह से रक्षक और भक्षक की बात आ रही है कि रक्षक ही भक्षक हो जाए। आप देखेंगे कि एक के बाद एक लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो आगरा की घटना हो, चाहे रायबरेली की घटना हो, चाहे चित्रकूट की घटना हो। आप देखिए कि किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसका एक रीजन ये भी है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। इससे पहले उन्होंने मिशन दुराचारी की बात की, अभी मैं मिशन उससे नहीं आ रही हूँ, उनके जो रोमियो था, बट इनका मिशन दुराचारी जो भी 1 महीना भी नहीं हुआ है। आप पूछे इनसे कि कितने पोस्टर इन्होंने चौराहे और किस चौराहे पे किस के पोस्टर लगाए। आप देखिए कि इनकी बनाई हुई योजना
सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनकर रह जाती है और सिर्फ मात्र टीवी चैनलों पर हेडलाइन बनकर रह जाती है। अगर उसका धरातल पर कोई रिजल्ट होता तो आज मैं बैठकर यहाँ पर ये नहीं कह रहे थे हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो क्यों 3.5 साल में आपने क्या किया उसका जवाब तो देंगे आप जनता को। आज महिलाएं उत्तर प्रदेश में जहाँ आप राम राज्य की बात करते हैं वहाँ अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। आप देखिए कि किस तरह से दलित महिलाओं पर स्पेशली कुछ न कुछ विरोध अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप कहीं देखिए कि इन केसेस को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अब चित्रकूट में देखिए कि बच्ची ने फांसी लगा ली क्योंकि FIR तक दर्ज नहीं। और जब महिलाएं जाती हैं तो जिनके साथ कितना अभद्र व्यवहार किया जाता है जो इनका पुलिस प्रशासन करता है, तो सबसे पहले तो उनको अपने पुलिस प्रशासन को थोड़ी संवेदनाएं सिखानी होगी। चलिए प्रियंका जी आपके पास वापस लौटूंगी और त्रिपाठी जी आपका कमेंट में बाद में लूंगी। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी महेश जी से। महेश जी पूर्व IPS रहे हैं, सिस्टम को बहुत करीब से जानते हैं और बहुत साल देखा भी है। महेश जी, क्या हो जब प्रदेश की पुलिस खुद ही फरियादियों पर अत्याचार करे, एक महिला के साथ मारपीट करे, क्या वहां ऐसे प्रदेश में हम उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाएं सुरक्षित होंगी? ये घटना निंदनीय है और ये घटना दुखद है कि यदि पुलिस ऐसा व्यवहार करती है, क्योंकि पुलिस से अपेक्षा नहीं की जाती है। पुलिस से अपेक्षा ये की जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उसके पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है, अपनी पीड़ा लेकर पहुंचता है, तो उस पीड़ा पर उसकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो और कार्रवाई के उपरांत जो समुचित जो उसको एक रिलीफ देना है जो वो उसको मिल जाए, नंबर 1। नंबर 2, दिक्कत क्या है आज की तारीख में कि पुलिस के साथ समस्या ये आ गई है कि पुलिस का आम आदमी से संपर्क टूट गया है और संपर्क टूटने के कारण उसका संपर्क हो गया उन लोगों से जो कि अपने वैसे इंटरेस्ट लेकर उसके पास आते हैं। यदि आप थाने पर जाएंगी तो थाने पर आप देखेंगे कुछ लोग, चंद लोग ही बैठा करते हैं जिनके अपने वैसे इंटरेस्ट हैं। वहां पर कोई आपको संभ्रांत व्यक्ति बैठा हुआ नहीं मिलेगा कि आपको कोई संभ्रांत वहां का इलाके का कोई बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर है, प्रतिष्ठित इंजीनियर है, प्रतिष्ठित व्यापारी है, प्रतिष्ठित वकील है, कोई वो बैठा मिल जाए, ऐसा कोई बैठा नहीं मिलेगा। तो पुलिस का अपने को एक आइसोलेशन में काम करना, एक अपना अलग आइसोलेशन में काम करना ही भारी पड़ गया है। और जहां तक संवेदना के प्रश्न है तो संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है पुलिस का, और खासतौर से जब महिलाओं के प्रति अपराध का प्रश्न आता है तो उसमें तो बहुत ज्यादा संवेदनशीलता की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये सोसाइटी में, हमारे समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता नहीं, और ये पुलिस वहीं से आ रही है जिस समाज में हम देख रहे हैं। यदि समाज में ऐसा नहीं कि समाज बहुत संवेदनशील है, पुलिस असंवेदनशील हो गई है, पुलिस इंसेंसिटिव हो गई है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ही संवेदनशीलता बहुत हो गई है महिलाओं के प्रति। महिलाओं के प्रति हमारे नजर में कोई सम्मान, यानी कि हाल है कि सड़क पर और वर्क प्लेस पर कानून बहुत है, हमें कोई कमी नहीं है। कानून का आपने जिक्र किया है तो यहाँ एक सवाल कानून को लेकर भी है। जो तमाम कानून बन रहे हैं, क्या औचित्य रह जाता है जब कानून बनने के बाद भी इतने साल बीत जाते हैं और फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है? क्या इन कठोर कानूनों के जरिए दुष्कर्म जैसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं? देखिए, कठोर कानून तो दुष्कर्म के यहाँ से काफी कठोर कानून है, और निर्भया हत्याकांड के बाद में IPC में, इंडियन पेनल कोड में जबरदस्त चेंज आए। इंडियन पेनल कोड के साथ साथ एविडेंस एक्ट में चेंज आए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में चेंज किया उन्होंने, यानी इतने जबरदस्त चेंज हुए, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं नहीं रुकी है। निर्भया को 8 साल में न्याय मिला, कोई त्वरित न्याय नहीं मिला उसको। यदि 2012 में घटना होती है तो ऐसा नहीं कि 2012 में उसे न्याय मिल गया, उससे 2019 और 20 में आके न्याय मिलता है। तो कानून की कठोरता जो है वो ज्यादा काम नहीं करती है जब तक कि हम सोशल अवेयरनेस ना हो। दहेज हत्या भी हमारे यहाँ एक बड़ा सामाजिक अपराध माना गया। आज की तारीख में यदि हम ये मान के चलते हैं कि साहब बलात्कार और महिलाओं के प्रति जो अपराध है ये एक ऐसा रूप धारण कर चुके हैं जो कि समाज को खा जाएंगे, तो समाज में इस आधी आबादी को रहने नहीं देंगे। तो जब इतना एक ऐसा रूप ले लिया है, इतना खतरनाक डायमेंशन तक पहुंच गया, तो हमें कुछ तो करना होगा। हम करने को क्या है, पुलिस के पास आप पहुंचेंगे, पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेगी, उसमें हीलावाली कर सकती है। मैं ये नहीं कह हीलावाली नहीं होगी, हीलावाली होगी बिल्कुल होगी, और पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेगी, पुलिस विवेचना करेगी। अब सवाल यह है विवेचना, अब विवेचना में इतनी खामियां हो जाती है कि उसका लाभ फिर हमको पता अदालत में मिलता है, उस मुलजिम को पहुंच भी गई अदालत के अंदर। तो अदालत में आज की तारीख में हजारों केस ऐसे हैं जो बलात्कार के, महिलाओं के प्रति दहेज हत्याओं के, महिलाओं डोमेस्टिक वायलेंस के, डाउरी हैरेसमेंट के हजारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और हजारों ही केस पुलिस के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं तभी तफ्तीश के लिए। तो हमें जरूरत यह है कि हम एक टाइम बाउंड अप्रोच लें, एक टाइम बाउंड हम करें कि भाई आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है इतने पीरियड में हो जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवा दें, कोर्ट्स में जाकर इतने पीरियड में डिसाइड होगा
यदि हम टाइम बाउंड नहीं चलेंगे, जब हम रोज डिस्कशन करते हैं, रोज रोना रोते हैं कि साहब बलात्कार बहुत हो रहे हैं, अरे भाई हम कर क्या रहे हैं आखिर में? कानून तो हमारे पास बहुत है, लेकिन कानून का एनफोर्समेंट, कानून का एनफोर्समेंट करना है पुलिस को, और एनफोर्समेंट करने के बाद जाना है न्यायालय में मामला, न्यायालय को सुनवाई करनी है। अब न्यायालय सुनवाई जो है वो भी चल रही धीरे धीरे, वो भी कच्छबंदी चल रही है, कछुई चाल से चल रही है। उसके दौरान उसका आप देखिए, जिस महिला के साथ बलात्कार होता है तो आप ये डालिए उसकी सामाजिक हत्या हो गई, उसका सोशल मर्डर हो गया उस महिला का, और उसका परिवार जो है वो आग छुपाता हुआ घूमता है। वो महिला इतनी, उस महिला का समाज में ऐसा उसको दुर्दिन देखने पड़ते हैं। बिल्कुल, उसे कई पीड़ाओं से होकर गुजरना पड़ता है सर। उस पीड़ा के बाद भी उसे सिस्टम से जब गुजरना पड़ता है तब कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं उसके पूरे परिवार को, उसको नहीं, उसके पूरे परिवार को। जी। और वो देखिए, हम न्याय की बात कर रहे हैं ना, हमें न्याय, हम बात कर रहे हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय कहां से मिलेगा? न्याय पुलिस तो देगी नहीं, मिलाए देगी कोर्ट, न्यायालय में पुलिस तो विवेचना करेगी, विवेचना अच्छी प्रकार हो, अच्छी तरीके से विवेचना हो, और विवेचना जाकर कोर्ट में चार्जशीट लगे, कोर्ट में मुझे पकड़े जाए तुरंत गति से। देखिए 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड, और उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, और जितनी भी औपचारिकता है इन्वेस्टिगेशन की, खासतौर से इन गंभीर अपराधों में, वो पूरी हो जाए। उसके बाद चार्जशीट न्यायालय जाए और न्यायालय से फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, ताकि एक टाइम बाउंड उसका डिस्पोजल हो। ऐसा नहीं कि वो 2 साल और 4 साल घिसे, और 2-4 साल में तो वो महिला अपनी दुर्गति को प्राप्त हो ही जाती है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो बलात्कार के अपराध हो रहे हैं उसमें 40% वो अपराध ये हैं जो कि घर के ही है, कहीं बाहर से नहीं आए वो। हम बलात्कार के अपराध को डकैती के अपराध से इक्वेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते साहब ये डकैती का अपराध है। बलात्कार का अपराध एक सामाजिक अपराध है, और उस सामाजिक अपराध से हमें अपराधियों के प्रति संवेदना नहीं रखनी होगी कहीं भी। बिल्कुल। लेकिन अब सोसाइटी में आप देखिए, आप यदि वेस्टर्न यूपी में आते हैं तो आप ये पाएंगे कि साहब बलात्कार हुआ, उनका पंचायत हुई, पंचायत से उनका 5,000 रुपए फाइन, 10,000 रुपए फाइन और 50 जूते का फाइन। अब ये कोई ये तो हमारा समाज है कि हम ऐसी गंभीर घटना को निपटा रहे हैं इस तरह से? हम महिला का अपमान कर रहे हैं। हम महिलाओं को कभी सम्मान की दृष्टि से देखा नहीं। तो हमें जरूरत है सोशल मेजर्स लेने की, अवेयरनेस की। हमें स्कूल्स में जाना होगा, हमें अपने घर में भी झांक के देखना होगा कि हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं इंटरनेट पे। जी, हमें स्कूल में भी झांकना होगा कि स्कूल में क्या हो रहा है, हमें आसपास भी झांकना होगा और नियंत्रण रखना होगा। पहले सोशल प्रेशर हुआ था, सोशल प्रेशर खत्म बिल्कुल। और महेश जी, कानून के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी स्थितियां बदलने की जरूरत है। महेश जी, आप पास वापस लौटेंगे। सावित्री चौधरी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सावित्री जी, ये जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले आपकी टिप्पणी। देखिए काजल जी, जिस तरह की हमारे देश में ये हरकतें हो रही हैं, विडंबना है इस देश की, और बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। आधी आबादी माना जाता है जिसको, देश की आधी आबादी कहा जाता है, उन महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होना, इतना शोषण होना, और अत्याचार भी देखिए एक चरम सीमा पे है। 3 साल की बच्ची के साथ, 8 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ, समझ नहीं आता पता नहीं क्या राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही पैदा हो रहे हैं क्या इस दुनिया में, कि अब जो लोग आ रहे हैं, नई पीढ़ी जितनी भी आ रही है, पता नहीं क्या है ये, कहाँ से ये लोग, मतलब इतनी उनकी मनोवृत्ति चेंज हो रही है पता नहीं। या तो हो सकता है जो अभी हमारे महेश कुमार मिश्र जी बोल रहे थे कि ये नेट पे हमें जाना चाहिए, हमें ये फिल्मी दुनिया का भी, देखिए ये फिल्मी दुनिया से भी हमारे बच्चों की मानसिकता बदल रही है। और दूसरी चीज एक मैं कहूंगी, अभी जो पुलिस की बात चल रही थी, तो उसके लिए देखिए जो एक क्राइम रेट कम करने की वजह से, कि क्राइम रेट कम दिखाया जाए, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी ने शिकायत की, थोड़ी शिकायत करने गया, अगर तुरंत उस पर गौर किया जाए, तो जो आपका अभी विक्रम जोशी जी का मैटर हुआ था, आपके आगरा वहाँ का हुआ था, संजीव हत्याकांड हुआ था, ये शायद इस टाइप के केस नहीं होते। और जो महिलाओं के साथ हो रही है, महिलाओं को तो देखिए, एक तो पुलिस में उनकी नहीं सुनी जाती, दूसरी चीज क्या है, समाज भी उनको दबा देता है कि अरे कल को इस लड़की की शादी नहीं होगी। देखिए जो बहुत छोटी बच्ची होती है उसका तो शोर मच ही जाता है, जो थोड़ी सी अगर बड़ी होती है तो उसको तो घर में दबा दिया जाता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, कुछ ना बोलो, कल को शादी नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे, लोग हम पे ब्लेम लगाएंगे, लोग कहेंगे ये लड़की ऐसी होगी, परिवार ऐसा होगा। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं। मेन तो ये क्राइम की वजह से, हालांकि देखिए यूपी सरकार काफी सख्त है इस पे, और जो यूपी में जो और सरकारों को देखते हुए 26 से 74% जो क्राइम ग्राफ कम हुआ है, लेकिन अगर आज के टाइम में देखा जाए, हमें तो नहीं लग रहा कि वो दिखाई नहीं दे रहा है।
और जो जैसे अपोजिट पार्टियां हैं, देखिए उन सबको मिलकर हम एक दूसरे पर अगर आरोप प्रत्यारोप करते रहें तो ये समस्याएं कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर हम सब जितनी भी पार्टियां वो सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ें, चाहे कभी तो पीएफआई का हम बहाना करें, कभी हम और किसी विदेशी ताकतों का बहाना करें, अरे उनको सारी पार्टियां मिलकर उखाड़ फेंको ना। इस तरह की हरकतें हमारे देश में हो क्यों रही हैं? ये खाली महिलाओं के साथ नहीं, देश को तोड़ने की शक्तियां जो हमारे देश में अंदर ही पैदा हो गई हैं। देखिए अभी मैं आपको बताऊं, जो ऐसे चंद्रशेखर उर्फ रावण जैसों की भी मैं बात बताऊं, इन सब लोगों की जांच होनी चाहिए पूरी तरह से। ये सब लोग एक देश को तोड़ने के लिए निकले हैं। इन लोगों को, महिलाओं को न्याय नहीं दिलाना है। आप देखिए अगर ये न्याय दिलाने की बात होती तो सब जगह की बात होनी चाहिए थी। उसी समय आजमगढ़ में भी हुआ था, बलरामपुर में भी हुआ था, राजस्थान में भी हुआ था, बुलंदशहर में भी हुआ था। केवल और केवल ये लोग जो अपराधों में भी जातियां ढूंढ रहे हैं ना, सबसे बड़ी विडंबना ये है हमारे देश की। हमें ये सोचना चाहिए, समाज जिस दिन ये समझ लेगा कि अपराध एक दलित के साथ नहीं हुआ है, अपराध एक बेटी के साथ हुआ है, उस दिन समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। अमित त्रिपाठी, आप ये बताएं कि सरकार जब बनी तो करीब करीब 3.5 साल हो चुके हैं और हमने देखा कि अपराध में कमी आई, लेकिन पिछले 4-5 महीनों से हम देख रहे हैं कि लगातार उसमें उछाल आ रहा है। अपराध लगातार हो रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर चाहे करें या वैसे कानून व्यवस्था को लेकर। तो इस पे लगाम कैसे लग पाएगी? क्योंकि प्रशासन का जो रवैया है वो लगता नहीं कि आपका उन पे शिकंजा है या वो आपके तरीके से काम कर पा रहे हैं। नहीं देखिए अनुज जी, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से महिला अपराध को देखते हुए हमारी सरकार, चाहे मोदी सरकार हो, उन्होंने भी गृह मंत्रालय ने भी जारी करके कहा है कि अगर महिलाओं के अपराध के विरुद्ध अगर FIR नहीं लिखी जाती है तो उस के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूँ कि आज जो योगी सरकार है, जिस हमारी सरकार बनी, आप देखिए आज जो पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती थी, सरकार ने SP से लेकर CO तक हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय की। अगर कोई भी घटना होती है तो वो अधिकारी जिम्मेदार होगा। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, प्रियंका जी अभी एक बात कह रही थी, उन्होंने अभी कहा कि ये सरकार निकम्मी है। मैं कहना चाहता हूँ कम से कम अभी अनुज जी, आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, महिला कार्यकर्ता थी कांग्रेस की, वो एक बलात्कारी को टिकट देने का विरोध कर रही थी, उसको कैसे सरेआम पीटा गया था। तब ये कांग्रेस की नेता कहाँ चली गई थी? क्यों उस महिला को सम्मान नहीं दिला पाए? क्यों ये लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि वो महिला अपने कर ले? तो जब इस तरह की संवेदनहीनता रहेगी इन सरकारों में या इन लोगों में, तो ये समाज को ये ज्ञान कैसे सुधर सकता है समाज? जो जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों को घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। मैं ठीक कहना चाहता हूँ, आज सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जो भी दोषी है हमारी सरकार उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे ले जाकर सुनवाई कर रही है, उनको सजा देने का काम कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रियंका गुप्ता जी से सिर्फ एक सवाल पूछ लीजिए कि इनकी राजस्थान में सरकार है, वहां आए दिन गए बोल रहे हैं। नहीं, वो मैं पूछ लूंगा उनसे, राजस्थान में क्या हो रहा है वो मैं पूछ लूंगा, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है पहले आप वो बताएं, मैं उनसे पूछ लूंगा, पूछता हूँ और अभी फिर पूछूंगा। आप ये बताएं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। नहीं, आप डाइवर्ट मत करिए, राजस्थान पे मत जाइए, मैं चला जाऊंगा, मैं उनसे पूछूंगा कि वहां की बेटियां क्यों नहीं दिखाई देती। आप ये बताएं उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है। आप अभी यहीं पे रहे, मैं राजस्थान भी जाऊंगा। देखिए उत्तर प्रदेश में आज योगी जी की सरकार ने फिर कह दिया, जीरो टॉलरेंस की नीति पे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है फिर, और उनसे कह दिया कि अगर इस तरीके के अपराध नहीं घटेंगे तो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, हम बरतने का काम नहीं करेंगे। आज हम महिलाओं को विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उनमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि तो कोई उदाहरण सेट ऐसा किया है जहां पे अधिकारियों ने लापरवाही की हो, किसी बड़े अधिकारी पे गाज करी हो, जहां पे कोई उदाहरण सेट हो कि अगर आपने ऐसा किया तो ये होगा? देखिए आपने भी हाथरस में ही देख लिया, SP CO समेत कितने अधिकारी सस्पेंड किए गए। आपके साक्षात है सारी चीजें। हाथरस में भी, एक सेकंड, हाथरस में भी जो जिलाधिकारी ने किया था ना, वहां तक बात नहीं पहुंची थी। वो कैसे वीडियो में कैद हुए थे, कैसे परिवार को धमका रहे थे। तो SP DSP की बात मत करिए, ये तो जंगल के छोटे पेड़ है। बरगद की बात कीजिए, बरगद के पेड़ की। अगर आप उसको नहीं चलाते तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप DM की पूरी बात को उन्होंने स्पष्टीकरण उस मुद्दे पे दिया, अगर आप उसको नहीं चलाना चाहते, अपने अनुसार कुछ भी कहना चाहते तो देखिए DM की तरफ से क्या कुछ कहा गया था वो सारी चीजें हमारे चैनल पे चली हैं, तो ऐसा मत चाहिए कि हम वो चीजें नहीं चलाना चाहते। हम बेटी को इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं और बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हम हर वो चीज दिखा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो, लोगों को पता चल सके कि आखिर हाथरस में क्या हो रहा है। आप ये बताइए,
त्रिपाठी जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र आपने किया था कि उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इंसाफ नहीं हो रहा है। चलिए मैं मान लेती हूँ कि उत्तर प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इंसाफ हो रहा है। अब एक उदाहरण दीजिए मुझे कि बेटी के साथ इंसाफ हुआ हो फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए। देखिए, हमारे पास हमारा काम है आरोपी को पकड़कर जेल में भेजना, उच्च न्यायालय का काम है सजा देना, वो सजा अपने हिसाब से दे रहा है। बाकी जहां तक हमारी बात है, हम किसी आरोपी को बचाने का कार्य नहीं कर रहे हैं। अपराध को रोकना आपका काम ही है, अपराध को रोकना तो आपका काम है, अपराध को रोकना आपका काम है। बिल्कुल जिम्मेदारी से। देखिए, अगर महिला के साथ दुष्कर्म हो जाए उसके बाद अपराधियों को पकड़ा जाए, क्या सिर्फ यही इंसाफ है? क्या पहले ही इतनी सुरक्षा महिलाओं को ना दी जाए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल मैंने आपसे कहा अभी मैं सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन आज ये जो बीमारी है ये एक नासूर बन चुके हैं, जो बलात्कार की जो सीन निकल के आ रहे हैं, इसमें समाज को भी इकट्ठा होना पड़ेगा। जो समाज के अंदर कुछ मानसिक तत्व जिनके खराब हैं, उनको मिलकर हम लोगों को उस चुनौती से लड़ना पड़ेगा। सरकार को दोषी के साथ कार्रवाई, लेकिन अब मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आज आप देख रहे हैं कि जो रेप की चीजें निकल के आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपराधी बाद में रिश्तेदार या उन्हीं पे आरोप लग रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, ये चुनौती हमारे लिए है, हमारे साथ साथ पूरे समाज के मानसिकता को देखते हुए भी है, इसलिए हमको इस चुनौती को साथ प्रियंका, टिप्पणी करना चाह रही थी आप प्रियंका? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो विपक्ष होते हैं चूड़ियां लेकर टहलते हैं, ये प्रधानमंत्री को चूड़ियां बेचते हैं। देखिए, इनकी आवाज साफ करा दीजिए, मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही एकदम। हेलो, बोले प्रियंका। मैं ये कह रही हूँ कि जब ये विपक्ष होते हैं तब ये चूड़ियां लेकर टहलते हैं, और जब सत्ता में बैठे होते हैं तो ये एक के बाद एक हेडलाइन मैनेज करते हैं। इनको ये तो याद है कि जो है कांग्रेस में जाओ, पर इनको याद है कि इनके रणजीत बहादुर जो नेता हैं और इंडिया के जो विधायक हैं, वो किस तरह से क्लासिफाइड करते हैं कि जिन बच्चियों का रेप होता है किन खेतों में होता है और किन खेतों में नहीं होता, और बच्चियों को या किस तरह से संस्कार दिए जाते हैं, बच्चियों को संस्कार नहीं मिलता, बेटा कैसी घटनाएं होती। तो मैं समझती हूँ कम से कम इतना तो एक नेता होने के नाते इनके मुंह से भी निकल जाता कि ठीक है कि ऐसा गलत बोला उन्होंने, पर इनके किसी भी नेता ने उस बात का खंडन नहीं किया। इसका मतलब पूरी पार्टी एकमत है उस बात पर कि महिलाओं को, जो महिलाएं रेप के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, उनके अंदर एक कमी है। इनकी पार्टी का एक साफ एजेंडा दिखता है। आप देखिए कि इससे पहले भी इन्होंने बना पूरी तरह से धरातल पर काम थे, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये सब को इन्वॉल्व करते हैं, इलेक्शनबाज को इन्वॉल्व करते हैं, PFI को इन्वॉल्व करते हैं, ये 100 करोड़ की फंडिंग की बात करते हैं, पर एक पीड़िता को इंसाफ दिलाने में ये पूरी तरह से असफल है। आप देखिए कि जिस तरह से एक के बाद एक केस अंजाम देते चले जा रहे हैं, ये नतीजा है कि जिस तरह से इन्होंने अपना हाथरस में रवैया रखा, जिस तरह से हाथरस में इन्होंने एक प्रॉपर कार्रवाई ना करते हुए अपराधियों को बचाने की कोशिश की, इसके साथ एक मैसेज समाज में गया कि देखिए आप अपराध करिए, आपके पास खुली छूट है, आप अपराध कर सकते हैं, और आप अगर जाति इसमें विशेष है तो आपको विशेष वरीयता दी जाएगी। इससे पहले भी इनकी पार्टी में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जिस तरह से। ठीक है, सावित्री जी कुछ कहना चाह रही है। शिल्पी, मैं आपके पास आ रहा हूँ फिर। देखिए, जो राजेश जी हाथरस की बात कर रही हैं, हाथरस वाले केस में तो बहुत बड़ा झोल है। देखिए, वहां भी आप देखें कि हम 4 लोगों को, अगर सपोज कीजिए वो चारों निर्दोष पाए गए, क्या उनको पहले ही सूली पे चढ़ा दिया जाए? जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद अगर वो दोषी हैं तो उनको सीधे सीधे चौराहे पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। देखिए कितने एक्ट बने हैं, कितने हमारे कानून बने, उनका मिसयूज भी हो रहा है, ये आप लोग भी जानते हैं। चाहे आप दहेज का ले लीजिए, कितने परिवार ऐसे हैं कि जो निर्दोष जेल काट रहे हैं, और कितने महिलाएं ऐसी हैं जो वास्तव में जिनके साथ नहीं होता वो थाने और वहां पहुंच जाती हैं और वो एक्ट लगा देती हैं। तो इसके लिए देखिए, मैं यही कहूंगी कि जो दहेज वाला हो चाहे बलात्कार का हो, सबसे पहले इनके नार्को टेस्ट होने चाहिए कि वो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, उसके बाद सारी जांचें चलनी चाहिए। अब जो जितनी भी ये देश विरोधी शक्तियां एक इकट्ठी हो गई हैं कि भाई वहां पे हाथरस केवल हाथरस के बाद तो कम से कम 100 केस हो गए,
उन पे किसी की नजर क्यों नहीं है, केवल हाथरस ही क्यों नजर आ रहा है? तो हाथरस के साथ साथ हम तो जब जानेंगे ये चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, वो वास्तव में महिलाओं को न्याय दिलाने निकले हैं, तो वो सब जगह की बात करें। अगर दलित की बात कर रहे हैं तो बलरामपुर में भी दलित ही लड़की थी और उस लड़की को भी रात में ही जलाया गया था। और देखिए और जलाने वाली, देखिए जलाने वाली बात में यहाँ ये कहूंगी कि जो पुलिस है, हमारी पुलिस ने गलत तो किया है, उसको नहीं जलाना चाहिए था। तूल तो इन्होंने दिया है, खुद जानबूझ के तूल दिया है इस मुद्दे को। इनको मतलब क्या था? उनको सीधे सीधे उसकी बॉडी को परिजन को सौंपना चाहिए था, ये मतलब ही नहीं था उनको जलाने का। सावित्री जी, तो सवाल यही है, इस पूरे प्रकरण में सवाल यही है, पुलिस पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे ये हमारी प्रशासनिक मंत्री सरकार को पूरी तरह बदनाम करने में लगी हुई है। बिल्कुल सावित्री, जैसे कि आपने नार्को टेस्ट का जिक्र किया है कि कुछ ऐसे मामले भी आते हैं जो कि जो दोषी ठहराए जाते हैं फिर वो दोषी नहीं होते हैं, तो ऐसे में पुलिस की भूमिका अहम होती है। पुलिस को जांच पड़ताल सही तरीके से करनी चाहिए। वही तो है, हमारी प्रशासनिक मशीन सही काम नहीं कर रही है और वही सरकार को बदनाम करने की साजिश में भी लगी हुई है। हम ये देखिए, पूरा आपको दिख रहा है हाथरस वाले केस में कि वहां क्या है, ये इन्होंने इतना तूल दिया उस मुद्दे को, बताइए क्या मतलब था? दलित बेटी तो वहां पे भी बलरामपुर में भी थी, बलरामपुर में भी रात में जलाया गया था। आपको क्या मतलब पड़ा था? आप उस बेटी को अरे 2 घंटे बाद जला देते, आपको जलाना था, जलाना ही तो था, परिजन को अपने फेवर में लेते और उसको 2 घंटे बाद जला देते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ यही है कि ये सब बहुत गलत किया गया है। इससे तूल पकड़ा गया मुद्दे में, हालांकि वो मुद्दा पूरा झूठा साबित हो रहा है, पूरा झूठ लग रहा है, लेकिन यहाँ इन्होंने जलाया क्यों? जांच का विषय है, वो तो जांच का विषय है, लेकिन यहाँ जलाया क्यों है? इसीलिए दोषी तो वो पाए जा रहे हैं। सवाल महेश जी से लेना चाहिए और इसके लिए महेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व आईपीएस हैं, वो इस चीज को ठीक तरीके से समझा सकते हैं कि जो सावित्री जी कह रही हैं कि कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें जो आरोपी सिद्ध करे जाते हैं वो निर्दोष होते हैं, बाद में फिर भी वो जेल काट रहे होते हैं। इस चीज में मैं महेश जी से टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि जब कोई महिला आकर थाने पर अपराध दर्ज कराती है तो अपराध दर्ज होने के पश्चात विवेचना प्रारंभ होती है। जो विवेचक होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसका दायित्व है कि वो इसको पहचान ले कौन सही और कौन गलत। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि विवेचक, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 2 बार यदि मौके पर हुआ है और वहां के आसपास के लोगों से पूछ लेगा तो ये बात तय हो जाती है कि इसमें क्या, कौन गलत है और कौन सही है। जो गलत है उसको विवेचना से निकाला जा सकता है, उसके खिलाफ एफआईआर पेश की जा सकती है, जो सही है उसको जेल ले जा सकता है। तो ये सही गलत का निर्णय जो है ये आयोग को लेना है। और यदि वो पूरा का पूरा मामला फर्जी है, यदि वो पाता है कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है, तो उस कंप्लेनेंट जो शिकायत करता है, जो जिसने एफआईआर लॉन्च कराई है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। तो ये कहना कि निश्चित रूप से इन जो सोशल लेजिस्लेशन है, जो महिलाओं के पक्ष में और महिलाओं को रिलीफ देने के लिए बनाए गए, उनका दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुरुपयोग हो रहा है, तभी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि डाउरी हैरेसमेंट के केसेस में तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि जितने भी दहेज उत्पीड़न के मामले हैं उनमें तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले ये तय किया जाएगा क्या सही और क्या गलत, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। जब पूरी साक्ष्य मिल जाएगी, पूरी एविडेंस अवेलेबल हो जाएगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। सर, मैं एक चीज ये समझना चाह रहा था, माफी चाहता हूं रोक के, एक चीज ये आप बताएं कि लोगों का जो भरोसा है ना सिस्टम के ऊपर, पुलिस के ऊपर, वो नहीं है। यही वजह है कि एक महिला आत्महत्या कर लेती है बजाय इसके कि वो पुलिस के पास जाए, वो शिकायत करे। उसे ये आसान लगता है कि नहीं, मैं मर के जान दे दूंगी। वो भरोसा कैसे कायम होगा सर, पुलिस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर? देखिए, भरोसा क्यों पाया होता है? भरोसा आप मेरे ऊपर जब भरोसा करेंगे, जब मैं आपके प्रति, मतलब आप यदि किसी पीड़ा में है, किसी तकलीफ में है और मेरे अधिकार क्षेत्र में है कि मैं उस पीड़ा को कम कर सकूं, और मैं पूरे अपने विश्वास के साथ और पूरे प्रयास करके उस पीड़ा को कम करता हूं, तो भरोसा जम जाएगा आपका मेरे प्रति। और यदि मैं उसको बड़ी सुपरफिशियल तरीके से और बड़े आसानी से और उसमें लाई करते हुए, और यदि मैं उसको समझने ना दूं आपकी समस्या को और उसको हल ना करूं, तो आपका विश्वास मेरे प्रति जग जाएगा। तो विश्वास जगता है हमारी कार्रवाई से, पुलिस की कार्रवाई से। अपराध होते हैं, अपराध होते रहेंगे, लेकिन अपराध होने के बाद पुलिस की जो भूमिका है वो है अपराध को डिटेक्शन करने की, अपराधियों को पकड़ने की, विवेचना करने की, और उसके बाद न्यायालय में चार्जशीट को भेजने की। ये भूमिका पुलिस की हो गई। जहां तक उसका सवाल है कि घटना होने के बाद और घटना होने से पहले, जहां तक आप कह रहे हैं रोकथाम वाली बात जो कर रहे हैं, अपराधों को रोकथाम करने वाली बात, तो देखिए अपराधों की रोकथाम के लिए आप जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो बिल्कुल प्रायोजित है और जो संयोजित जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसको तो आप रोक सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को आप रोक सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आप मालूम है कि कौन एक्टर है, इसके करने वाले कौन लोग हैं, वहां तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
लेकिन दिस इज नॉट ए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यदि जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहा है तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, ये इंडिविजुअल क्राइम है, ये किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी संवेदना ये होनी चाहिए कि जब महिलाओं के प्रति अपराध है तो उनका नंबर 1 रजिस्ट्रेशन बहुत तेजी से हो, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको उनके परिवार को, और नंबर 2 उसकी तफ्तीश बहुत कायदे से हो। जो अभी हाथरस का केस का जिक्र हो रहा था, हाथरस के प्रकरण का जिक्र हो रहा था, तो हाथरस के प्रकरण में यही हुआ है कि उसमें देखिए जो थोड़ी सी लापरवाही हुई, वो लापरवाही पहले दिन से शुरू हो गई थी। लापरवाही जिस दिन से उस बच्ची ने चोट खाई, उस बच्ची को चोट आई, उसी दिन से लापरवाही शुरू हो गई थी। देखिए हम अपनी, आप जैसे उन्होंने कहा कि रात को जला दिया, बात बिल्कुल सही है, उनकी बात सही है, जो वक्ता बोल रही थी अभी का कहना बिल्कुल सही है कि परिवार को भरोसे मिलकर ऐसी सभी एक्टिविटी होती है कि रात को हमने अपनी नौकरी में 36-37 साल की नौकरी में 10-20 मौके नहीं 50 मौकों पर ऐसा किया है, बताऊं आपको। लेकिन हम सीधे शामिल नहीं हुए, हमने परिवार वालों को भरोसा किया, उनको बताया कि इसकी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसमें आपका सहयोग आवश्यक है, और आसपास के 10-20 नहीं 50 लोगों को इकट्ठा कर लिया जो वहां के मौजूद लोग हैं कि भाई आप इसमें सहयोग करिए, इसको लेके ये बदमर्जी हो सकती है, ये कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, और सभी ने सहयोग दिया। और आज तक कोई किसी तरह का कोई आक्षेप नहीं लगा कि साहब पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने वो कर दिया। देखिए पुलिस को इन सब चीजों से अलग रहना चाहिए। पुलिस को अब ये कैसे होगा, अब हाथरस में यदि वहां की स्थानीय पुलिस के संपर्क वहां पर उस गांव के अच्छे लोगों से, गांव के आसपास 10-20 गांव थे उनके अच्छे लोगों से होते, या उस जिस लड़की जिस कास्ट को बिलोंग करती थी उस कास्ट के जो प्रभावशाली लोग थे उनसे होते, तो उन लोगों को भरोसे में लेकर ये कार्य किया सकता था। लेकिन अब ये है कि जब हमारा ही संपर्क नहीं है, जब अभी नहीं मिलना चाहते किसी से, तो कौन हमारी मदद करने आएगा। ये ऐसे मौके होते हैं जब पुलिस के लोग आकर मदद करते हैं, और वो लोग जो संभ्रांत है, जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी के लोग नहीं है, वो लोग आते हैं, बढ़ चढ़ के मदद करते हैं पुलिस की। और एक बार नहीं, मैंने 20 और 50 बार देखा है। तो यहाँ पे भरोसे में लेना बहुत आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि रात को क्यों जला दी, अरे भाई कभी कभी ऐसा होता है, कानून व्यवस्था की समस्या कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन जिस तरीके से वो हुआ वो बड़ा भौंडापन था उसमें, भौंडापन था। और एक कहना चाहिए कि परिवार के उस लड़की, उस जो मृत लड़की थी, उसकी आत्मा के विरुद्ध कहूंगा मैं, ये उसकी आत्मा के विरुद्ध अपराध है बिल्कुल जो हुआ वहां पर। बिल्कुल सर, वो बहुत एक इंसानियत के लिए, वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि वो इंसानियत पे भी एक दाग रहेगा जिससे ताउम्र याद किया जाएगा। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं शिल्पी के पास फिर जाऊंगा। बोल रही थी कि जो दंगे की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक चीज कही है पुलिस ने कि कल सुबह को दंगा हो जाता, तो हमारी पुलिस इतनी कमजोर तो है नहीं कि उन दंगाइयों को रोक नहीं सकती थी, सारा काम कर सकती है। लेकिन ये हुआ तो बहुत गलत है। देखिए मैं यहाँ मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम करती हूँ, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी काम करती हूँ, महिला सशक्तिकरण पे काम करती हूँ। तो देखिए हम जो बेस पे देख रहे हैं ना, महिलाओं को वास्तव में आए दिन ये केस हो रहा है और महिलाओं की सुनी नहीं जा रही है बिल्कुल भी। हम चाहे कितना ही कहें कि क्राइम रेट कम हो रहा है, क्राइम रेट कम हो रहा है, वो क्राइम रेट कम नहीं हो रहा। और अभी देखिए मैं अभी आपको 2 महीने पहली बात बता दूं, मेरे बुलंदशहर में एक महिला आंगनवाड़ी थी जो ड्यूटी करके लौट रही थी, उसको लूट लिया गया, उसके कान के सारे जेवर लूट लिए गए। जब हमने एसएसपी को मैंने सीधे सीधे फोन किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे घटना हो गई है, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि देखिए मैडम हमने तो लूट कर ली है। मैंने कहा सर ये आपका कोई जवाब नहीं है, आप बैठे किस लिए हैं, आप इस पद पे हैं तो आप किस लिए हैं। बिल्कुल, प्रशासन का जो लापरवाही वाला रवैया है वो सामने आता है, और यही वजह है कि गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो हम सब पे भारी पड़ता है। देखिए एक चीज और मैं कहूंगी कि हम जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, सबको मिलके सारी हमें समस्या की जड़ पे जाना चाहिए। आज की डेट में अगर आप देखें सारी समस्याओं की जड़ है ये बढ़ती हुई आबादी। कहते खाली दिमाग शैतान का घर, हमारे बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमें सबको मिलके जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठानी चाहिए और इस कानून को बनवाना चाहिए। शिल्पी जी आप ये बताएं कि सरकार की मंशा को अगर देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकें की जा रही हैं, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, टीमें बनाई जा रही हैं, और मंशा साफ है कि महिला सुरक्षा को लेके एक सुरक्षित माहौल देना है, लेकिन फिर भी घटनाएं नहीं रुक रही। तो जो जड़ है वो क्या है? देखिए सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। मैं ये कतई नहीं मान सकती कि कभी इसी उत्तर प्रदेश को जब मायावती जी का शासन रहता था तो हर व्यक्ति जानता है और आज तक कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी रहती थी। अब सावित्री जी जैसा कह रही हैं कि सारे अधिकारी मिल करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है सावित्री जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जो इतनी जिम्मेदार पद पे हैं, इस तरीके के वक्तव्य आप ना दें। और
नहीं, बहुत देखिए गलत बात है। ज्यादातर पार्टियां देखिए सरकार शिल्पी ही जी, चलाती है शासन को। आपने अपनी बात कह ली, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। सरकार का काम होता है प्रशासन को चलाना। सरकार ही अगर अक्षम है, निकम्मी है, तो प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। ये कहना कि जनसंख्या कंट्रोल करिए और ये करिए, इससे कुछ नहीं होता। नहीं शिल्पी जी क्यों, एक ये बहुत नहीं है long जरूरी term देश की के काम लिए, है। ये बहुत लॉन्ग टर्म ये देश के लिए जरूरी नहीं है क्या? जरूरत है एक दिन में 10-10, 15-15 जो बलात्कार हो रहे हैं, वो जनसंख्या अगले 15 जड़ पे जाइए ना, समस्या की जड़ पे जाइए। जड़ के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है मैडम। नहीं, अभी हमारे पास यही समय है, golden chance तो यही हमारे पास। अरे सिंपी जी, नहीं है कि मैं गुमन साहब में क्या हुआ था? गुमन साहब एक कांड को आजम खान ने क्या बताया था? जवाब त्रिपाठी दीजिए। जी आपके पास आएंगे, अभी सोचना पड़ेगा। शिल्पी जी को सुन लेने कुछ दीजिए। नहीं हो जाएगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरे को गारंटी कोई देगा कि आज मैं अपने घर पे वापस सेफ आ पाऊंगी, मेरी बच्ची स्कूल से घर आ रही है तो वो सेफ रहेगी, क्योंकि कोई डर ही नहीं है, क्योंकि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। वो कहते हैं हम होर्डिंग लगा देंगे। प्रियंका जी ने बिल्कुल सही सवाल किया, 1 महीना हो जा रहा है, आप कौन सी होर्डिंग लगा पा रहे हैं? आप कहते हैं हम आरोपियों की होर्डिंग लगा देंगे। फिर वहीं ये बात आती है कि आरोपी दोषी होंगे भी या नहीं होंगे, फिर वही कानून के मिसयूज की बात आती है। तो ये सरकार जो योजनाएं भी बनाती है वो इतनी बेसिर की हैं जिनका कहीं भी क्रियान्वयन नहीं हो सकता। और जब क्रियान्वयन नहीं होगा तो आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देखिए शिल्पी जी कि जातिगत हिंसा हो रही है, दलितों के प्रति द्वेष बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसकी उदाहरण ये सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए पार्टियां कर रही है। की पंचायत न्याय से मतलब नहीं है, जातिगत बांटने से मतलब है। चंद्रशेखर क्यों नहीं जाएगा? अगर वहाँ सवर्ण पंचायत कर रहे हैं तो चंद्रशेखर क्यों नहीं जाएगा? हर दलित जाएगा वहाँ पर, हर दलित जाके बात करेगा। जब अगर सरकार अक्षम है, सरकार दलितों को संरक्षण नहीं दे पा रही है, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो हर दलित वर्ग का व्यक्ति वहाँ जाएगा, चाहे वो चंद्रशेखर हो या वो शिल्पी चौधरी हो या वो कोई और हो। आप इस तरीके की बातें ही गलत कोट कर रही हैं। बिल्कुल शिल्पी जी आपके पास वापस लौटेंगे। त्रिपाठी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बांटने वाली त्रिपाठी जी बोलिए। देशद्रोही एक्टिविटी हो रही है। मैं इनको जवाब दे दूं। आप लोग, आप समाज के बीच में काम करते हैं कि व्हाट्सएप करते रहते हैं दिन भर कि देश बच रहा है, महिलाएं बच नहीं रही हैं, आप देश बचा आगे सुन लीजिए, बच कौन रहा है सुनिए। सुनेंगे, अरे आप अपनी अगर नहीं सुनेंगे सुनना पड़ेगा। आपके यहाँ पर ध्यान देने बैठी है। गुमन साहब में क्या हुआ था? कुछ नहीं, गुमन साहब में क्या हुआ था? नहीं है कि किस मामले में क्या हुआ। सुनाइए। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। अरे समाजवादी पार्टी के नहीं हुई, आप बड़े आए हैं सुनाने वाले। हाईकोर्ट ने कैसे संज्ञान लिया कि डीएम के ऊपर कार्रवाई की? अरे सिंपी जी जैसी प्रजापति बलात्कारी था, उसके अखिलेश यादव उसकी चुनाव प्रचार करते थे, उस समय कहाँ छोड़ रही थी? बताइए ना। अरे बताइए, अरे किस मुंह से सवाल पूछ रही है? जवाब नहीं है, सिर्फ चिल्लाने आई है। मेहनत के उत्पीड़न से आपको मतलब नहीं है, न्याय से मतलब नहीं है, आप जाति में बांटने आई है। आप जब एक जिंदा ब्राह्मण जला दिया जाता है तो आपके मुंह नहीं खुलते हैं। यहाँ पर आप दलित जाति बना रही है। अरे बकवास मत करिए, अरे बकवास आप मत करिए। यहाँ महिला होगी थोड़ा समझे से कहिए, इतनी अपनी मानसिकता को मत दिखाइए। देखिए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ बात महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर हो रही है, आप कौन कौन सी बातें उठा रहे हैं? त्रिपाठी जी आप कुछ बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं जो अभी प्रियंका जी और इन्होंने सवाल पूछा कि जो दोषी होंगे उनके पोस्टर लगाए जाएंगे, इनको पता होना चाहिए जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है वो जब दोषी साबित हो जाएंगे उसके बाद वो पोस्टर लगाए जाएंगे। पूरी जानकारी लिया करें। दूसरी चीज ये बलात्कारियों की बात करेंगे, अच्छी बात है। अरे सुनिए ना, सिंपी जी क्यों बड़ा कर रही है? जवाब सुनने की ताकत रखिए। अरे डर क्यों रही है? डरिए मत, अरे डरिए मत, जाके अपनी सजा, अरे डरिए मत। अरे आपके षड्यंत्रों को उजागर कर रहा हूं तो डरिए मत ना। देखिए अगर आप लोग एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, दर्शकों को भी और हमें भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोषी को सजा देने के लिए जेल है भारत में, योगी आदित्यनाथ नहीं है। अरे तो इनको बुलवाएंगे आप, ये बीच में बोलेंगी, ये बीच में बोलेंगी। मैंने किसी को बीच में डिस्टर्ब किया था? अपनी हद में रहिए, संविधान को आप लोग तोड़ मरोड़ कर। अरे अपनी हद में रहिए, हद मत सिखाइएगा मैडम। हद मत सिखाइएगा, अपनी हद में रहिए, ठीक है? आप दोनों व्यक्तिगत हो रहे हैं एक दूसरे से। सावित्री आप कुछ कहना चाह रही हैं? बहुत जल्द से, वक्त की कमी है, फिर मुझे वो बीच में बोलती हैं, इस तरीके से थोड़ा होता है। देखिए जिस तरह से भी शिल्पी जी कह रही थी कि योगी सरकार नाकाम है, कुछ नहीं कर पा
पा रही है। हम अगर ऐसे आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? कौन सी सरकार दूध की धुली रही है? किस सरकार में रेप केस नहीं हुए हैं? ये जो बोल रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, किस में रेप केस नहीं हुए? अगर आज की डेट में आप देखें तो क्राइम आज 26 से 74% कम है। आपकी सरकारों में और ज्यादा हुआ था। देखिए ये जितनी भी पार्टियां हैं ना, सुनिए, जितनी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए कि हम सत्ता में आ जाए, हम सत्ता में आ जाए और हम सत्ता में आ जाए, सत्ता में बने रहने के लिए किसी की मौत से भी गुजरना पड़ा तो ये लोग गुजर जाएंगे। ये कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, ये सारी पार्टियां एक जैसी है। और यहाँ देखिए हमारा समाज भी जिम्मेदार है इसके लिए। ना कोई कानून कुछ करेगा, ना कोई फास्ट ट्रैक को करेगी। हमारे समाज को भी सुधारना पड़ेगा। हमारी भी जिम्मेदारी होती है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। हमारे बच्चे और कानूनी स्तर पर जरूरत है समाज सरकार मिलकर एकजुट हो। वक्त की कमी है, महेश जी मैं आपके पास आऊंगा। सर आप ये बताएं कि ये वक्त अब उदाहरण सेट करने का है, ऐसे मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि एक डर पैदा हो, ताकि कोई करने से पहले लाख मर्तबा सोचे। ये वक्त है सर उदाहरण सेट करने का, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। देखिए डर पैदा होता है सजा से, केवल एक सजा ही ऐसी चीज से डर पैदा होता है। यदि आप 50 केस में, 100 केस में, 200 केस में, 150 केस में सजा कराने में सफल हो जाएं, आज मर्डर के, हत्याओं के अभियोग पूरे प्रदेश में, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि हत्याओं का ग्राफ नीचे आ जाएगा। और यही केस है, यही मामला है बलात्कार के अपराधों के लिए, महिलाओं के प्रति अपराधों में। यदि हम इनको प्रोसिक्यूट करा दें और इनको हम जेल करा दें, सजा करा दें, तो आप ये जान लीजिए कि इनका अपराध नीचे आ जाएगा। और रही दूसरी बात बलात्कार की बात, तो ये है बीमारी, ये है मानसिक बीमारी, ये कोई प्रोफेशनल क्राइम नहीं है, ये मानसिक बीमारी से ग्रसित है। जो आदमी इस कामों में लिप्त है वो बीमार है, उसका इलाज होना चाहिए। आप पुलिस तो ठीक है, पुलिस तो तफ्तीश कर देगी, पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देगी, अदालत में चार्जशीट भेज देगी, प्रोसिक्यूट करा देगी, लेकिन सवाल ये बीमारी को दूर कौन करेगा? बीमारी को दूर करने वाले हम। और यदि हम इस तरह की बात करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। हम जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सब जिम्मेवार किसके लोग हैं, कोई ऐसा नहीं कि जिम्मेवार नहीं हो। अपने प्रति, अपने समाज के प्रति हम सब जिम्मेवार हैं। हमें इसको रोकना होगा, हमें इसको समझाना होगा, अपने बच्चों को खासतौर से, अपने घर के अंदर, अपने घर के चारों तरफ, अपने स्कूल में। बिल्कुल देख क्या रहे हैं हम, बच्चे को देख क्या रहे हैं, बच्चों को ये तो देखना होगा बच्चा हमारा जागा रहा है, बच्चे को देख क्या रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि हम सिर्फ कानून पे नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पे भी इस पे जागरूक होना पड़ेगा। और लड़कियों को नसीहत देने से ज्यादा लड़कों को अच्छी शिक्षा देनी होगी ताकि जो अपराध कर रहे हैं वो ना कर सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया, सावित्री चौधरी, प्रियंका गुप्ता, महेश कुमार जी, शिल्पी चौधरी, अमित त्रिपाठी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। सवाल कई थे, कईयों के जवाब मिले, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आना बाकी है। बड़ा सवाल यही कि आखिर महिलाएं सुरक्षित कब होंगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।